Hello everyone, welcome in next lecture of चैप्टर नंबर 6। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है वो होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम हमारी अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल है, लेकिन काफ़ी लेट डिस्कवरी हुई एल्यूमिनियम की। तो उसका रीज़न जो है वो मैं बताऊं। एक तो जो हम इंडियन की उससे बताते हैं कि भी क्यों हुआ ये लेट स्टार्ट, तो उसकी वजह रही कि हमारे यहाँ ना जो साइंस थी पहले सबसे ज़्यादा तरक्की की हुई थी, और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी बता रखा है कि भी जो एल्यूमिनियम है वो हमारे लिए डेंजरस है, जहर है, पॉइजन है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख लो, कब का समाज जलन टीले 50 होना, तो उसमें एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट नहीं मतलब रिएक्टिव है। और एल्यूमिनियम के अगर हम बर्तन यूज़ करेंगे तो अब देखो हर घर में मैं बताऊं, जो दही बनाते हैं ना, दही दूध से दही जमाते हैं जब, तो वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में जमाते हैं भी। और मैंने सारे बच्चों को कहा था भी एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आपको दिखाई दे कोई भी खट्टी चीज़, तो ये समझ लो कि आप कैंसर जो है ना घर पे आमंत्रित कर रहे हो कैंसर को। क्योंकि एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव, और वो एसिड के साथ तो बड़ी आसानी से रिएक्ट करेगा और फिर हमारे शरीर में जाएगा। वो जिसको भी कैंसर हो जाती है उसको जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देना बंद कर देते हैं। पहले ना बंद कर लो भी कैंसर हो ही ना, है ना, बाद में बंद करते हैं कैंसर हो गया अब एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ नहीं करना है। पहले अगर सोच लें इस बात को तो कैंसर हो ही ना। तो ऐसा करना, मौका वोका लगा के घर में किचन विचन में जब एल्यूमिनियम के कोई बर्तन आपको नजर आए ना, तो कैसे न कैसे उनको फोड़ दो। मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लेना, कह दो कि भी कोई बिल्ली विल्ली आई थी उससे गिर गया, उससे ने फोड़ दिया होगा। तो अगर आप मेरी बात ये मान लेते हो ना, तो काफ़ी स्वस्थ जीवन आप जीने वाले हो। एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और देखो जो हमारा प्रेशर कुकर है वो भी एल्यूमिनियम के। और सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है, पहले टमाटर लेंगे, टमाटर को जो है ना वो घी में उबालते हैं। टमाटर पहले से खट्टा, पानी में टमाटर उबले तो फिर भी 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा सकता, लेकिन घी का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा उसका तो। और उसमें टमाटर डाल दें तो यानी कि एसिड हाई टेम्परेचर पे हो गया। और आप अपने प्रेशर कुकर को देखना, नीचे जो है ना उसमें क्या दिखाई देंगे, खड्डे से नज़र आएंगे। इसका मतलब कितना सारा आप जो है एल्यूमिनियम खा चुके हो। या जिस दिन आप लेके आओ ना बर्तन को खरीद के, अपने प्रेशर कुकर को खरीद के लेके आओ, उसका वज़न देखो कितना है, और 1 साल के बाद उसका वज़न देखो कितना रह गया, कितने ग्राम, है ना, या मिलीग्राम में भी जाएगा एल्यूमिनियम, तो वो भी हमारे लिए पॉइजन है। तो भाई सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको फॉलो करो। तो आज का लेसन यही है। आज मैं ये करता हूँ कि आज आगे पढ़ाता ही नहीं, पहले इस लेक्चर को याद करो कि घर में एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कोई ज़्यादा वो दिक्कत आए ना तो मेरा नाम बिल्कुल भी लेना कि भी सर ने करवाया सारा कुछ, उनको समझाना बस अपने तरीके से। क्योंकि ऐसा ना हो कि पेरेंट्स मेरे को ये कहें कि आप बच्चों को क्या शिक्षा देते हो। बाकी ये समझ की बात है, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस वाला समझ ही जाएगा इस बात को। तो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट है और हमारे, हाँ भाई, हाँ एक बात बताओ, सबसे पहले ना राजा महाराजा अब किस में खाना खाते थे, चांदी के बर्तनों में तो खाते थे। एक बात बताओ, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए लग जाते हैं ना आराम से, तो 3 लाख के बर्तन खरीद लो भाई, बीमार हो गए नहीं, वो पैसे भी तो बचेंगे। समझ रहे हो बात को। हेल्थ पॉलिसी लेते हैं भी 25-25 हज़ार पर मंथ भरते हैं, पर ईयर भरते हैं। अरे बर्तन खरीद लो, चांदी के बर्तन खरीद लो। चांदी नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, जो और भी तो हैं बर्तन, जैसे कि तांबा वगैरह अपना यूज़ होता था पहले। सबसे अच्छी है सस्ते और टिकाऊ मिट्टी की हांडी।
मिट्टी के बर्तनों में बनाओ खाना। अब तो जो शोरूम हैं उनमें भी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो उनमें बनाओ भी खाना, है ना। पैसे इतने लगा रहे नहीं। राजा खाएगा चांदी में, हम खाएंगे मिट्टी के बर्तनों में। एल्यूमिनियम को छोड़ दो बस। सबसे पहले एल्यूमिनियम की हमारे देश में एंट्री कब हुई? जब हमारे देश के क्रांतिकारी अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने के लिए उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, तो अंग्रेज़ सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तनों को भारत की जेलों में लेके आए थे कि इन बर्तनों में इनको खाना खिलाओ, ऐसे मर जाएंगे जहर खा खा के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहर लाया गया था ना इंडिया में। फिर क्या हुआ, जिनके घर में वो होते ना पित्तल के बर्तन, तांबे के बर्तन, उन्होंने क्या किया, लो भाई ये ले लो और हमें दे दो स्टेनलेस स्टील के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन आ गए थे स्टार्टिंग में। क्योंकि तांबे के जो बर्तन होते थे वो तो क्या होते थे, कुछ टाइम रखने के बाद उनके ऊपर कलर आ जाता, ग्रीन कोरोजन होके, तो वो सफाई चाहिए थी उनको ज़्यादा। एल्यूमिनियम के बर्तन या ये स्टेनलेस स्टील जो आ गया है, इनके बर्तन जो हैं ये तो आराम से एक बार धो के रख दो, सालों साल वैसे के वैसे रहेंगे। स्टेनलेस स्टील की दिक्कत क्या है कि इसका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप दूध गर्म करो ना तो इसके बर्तन में स्टेनलेस स्टील के बर्तन में, तो क्या होता है कि जहाँ पर दूध ख़त्म हो जाता है ना, ऊपर खाली रहता है जहाँ पे बर्तन, वहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो दूध को ना हीट करके उसको जलाने लग जाता है। मतलब हीट की जो कंडक्शन है ना, और बर्तनों में क्या है कि अच्छे कंडक्टर हैं वो, कि जहाँ पूरे बर्तन का एक जैसा टेम्परेचर रहता है औरों में तो। लेकिन स्टील के बर्तनों में क्या है, जहाँ पर दूध है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है, दूध से ऊपर जो सिरा बच गया खाली बर्तन का, वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। कम से कम 10 टेम्परेचर से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है ऊपर और नीचे में। तो इसलिए स्टील के बर्तन भी ठीक नहीं हैं। तो जो भी आपको समझ में आए वो करो, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों को घर में नहीं रखो। मेरी मजबूरी है, सिलेबस में है कि मैं एल्यूमिनियम आपको सिखा रहा हूँ भी, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करवाते हैं। और आप फिर एल्यूमिनियम को जो है देश में ज़्यादा बनाओगे, साइंटिस्ट बनोगे तो, और फिर एल्यूमिनियम का बनेगा क्या। एल्यूमिनियम की बहुत सारी और चीज़ें बन सकती हैं जो खाने के अलावा जिसमें यूज़ कर सकते हैं उसको हम। एनी हाउ, तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। इसका जो मेन ओर है वो है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर की जो कंसंट्रेशन हम करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बेयर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं इसके लिए हम, मतलब कि केमिकल मेथड। तो एल्यूमिनियम इज़, ये बॉक्साइट ओर इज कंसंट्रेटेड बाय बेयर्स प्रोसेस। अब बेयर्स प्रोसेस क्या थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे, हालांकि वहाँ पे भी हम कर चुके हैं। हमारा जो बॉक्साइट ओर होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी होती हैं SiO2 की, Fe2O3 की और टाइटेनियम ऑक्साइड की। इसको हम 40% NaOH के साथ हीट करते हैं एट 473 केल्विन, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। उससे क्या होगा, NaOH रिएक्ट कर जाएगा Al2O3 के साथ और क्या बनाएगा, NaAlO2। और SiO2 है वो भी रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ, वो क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट। ये दोनों एक्वस बनेंगे, यानी कि ये दोनों किस में डिजोल्व हो जाएंगे, वाटर में, यानी कि सॉल्यूशन में NaOH में डिजोल्व हो गई है। जबकि जो दो थे टाइटेनियम ऑक्साइड और Fe2O3 वो डिजोल्व नहीं हुए, वो सॉलिड रहेंगे, तो उनको फिल्टर करके हम निकाल देंगे। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ये कंपाउंड है ना, इसको हम सॉलिड में बदलने की कोशिश करते हैं। सॉलिड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको हम कंसंट्रेट करने का फ़ायदा क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड की बजाय सुपर सैचुरेटेड बना देते हैं हम उसको। लेकिन जब सुपर सैचुरेटेड बन जाता है तब भी उसके क्रिस्टल नहीं बनते, तो उसमें एक क्रिस्टल डाल देते हैं हम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब उस एक क्रिस्टल के ऊपर और क्रिस्टल जुड़ते जाते हैं और पूरा एल्यूमिनियम का कंपाउंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये सॉलिड बनेगा, जबकि जो सोडियम सिलिकेट था वो किसकी फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर कर लेंगे क्योंकि सॉलिड था ये, ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद इसको इग्नाइट करेंगे हम, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो रिएक्शन यहाँ पर तो खैर लिखी नहीं हुई। AlOH होल थ्राइस ऑन हीटिंग विल गिव Al2O3 प्लस वाटर, और ये जो Al2O3 मिलेगा इसको कहेंगे हम एल्यूमिना। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम करवाते हैं कैल्सिनेशन। अब मैंने कैल्सिनेशन में रोस्टिंग में बताए थे भाई कि 4 पॉइंट होने हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहले कैल्सिनेशन है क्या। ओर को हम स्ट्रोंगली हीट करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसकी वजह से पहला पॉइंट मॉइस्चर निकल जाएगा, दूसरा जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी, जैसे सल्फर SO2 में बदल जाएगा, उड़ जाएगा, फॉस्फोरस P4O6 में बदल जाएगा, उड़ जाएगा, और बिकम पोरस, और में सुराख हो जाएंगी जब इतनी सारी चीज़ें उसमें से निकलेंगी तो। और फोर्थ पॉइंट कि जो हमारा ओर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर में। बाई चांस हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट वगैरह कुछ है तो वो डिकम्पोज होके ऑक्साइड ओर बना लेगा। इसके बाद इसके लिए करवाते हैं हम फिर रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं इसके लिए हम, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स में आता है। तो रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब रिडक्शन करवाने के और जो है ना, जो हमारी किताबें हैं वो पता क्या वजह बताती है कि एल्यूमिनियम लेड क्यों डिस्कवर हुआ। तो उसकी 2 वजह ये हैं कि पहला तो क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मुश्किल क्यों था। पहली बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना एल्यूमिना का वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे तो हमें सोल्यूशन क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होनी चाहिए मेरी, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म में लाने के लिए मेल्ट करना पड़ेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, 900 से ज़्यादा ही है। दूसरी वजह कि जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट वो होती है जो आयंस बनाए, विच फॉर्म आयन, विच डिसोशिएट इनटू आयंस, इन एक्वस सॉल्यूशन ऐसे कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे तो हमें मोल्टन फॉर्म में लेना है। तो ये जो मोल्टन फॉर्म है एल्यूमिना की वो आयंस नहीं बनाता, कम बनाएगा या फिर, तो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाने के लिए करंट तो पास होना चाहिए ना उससे, सॉल्यूशन से या जो मोल्टन फॉर्म उससे। अगर करंट नहीं पास होगा तो रिडक्शन कैसे होगा। तो प्रॉब्लम 2 हो गई, एक तो मेल्ट करना मुश्किल, और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाले थे ना वो कार्बन के यूज़ करने वाले थे। अगर हमने उसको मेल्ट कर भी दिया 900,000 टेम्परेचर को अगर हमने दे भी दिया, तो जब कार्बन के इलेक्ट्रोड उसमें डाल लेंगे ना वो जल जाएंगे, क्योंकि इग्निशन पॉइंट आ गया कार्बन का। और दूसरी वजह कि वो करंट को भी नहीं पास होने देगा, फिर रिडक्शन कैसे होगा। तो ये 2 मेन वजह थी जिसकी वजह से इसका और देशों में भी रिडक्शन जो है एल्यूमिनियम बाद में आया। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व, ओके, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन लेट क्यों हुई, क्योंकि जो एल्यूमिना ना हमारा Al2O3, देखो एल्यूमिनियम का ना सिर्फ फ्लोराइड जो ना AlF3 सिर्फ एक कंपाउंड है, ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो आयनिक होता है, यानी कि जो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम के सारे कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है,
चाहे 1% कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो आयनिक से, चाहे कुछ भी हो। तो एल्यूमिनियम का सिर्फ फ्लोराइड है जो आयनिक होता है और वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एल्यूमिना जो है वो ऑक्साइड है Al2O3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो ये कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है। इसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कम है। कम इसलिए क्योंकि आयनिक करैक्टर भी है कुछ, क्योंकि बताया ना कि ना तो कोई 100% आयनिक होता ना 100% कोवलेंट, उसमें दोनों ही करैक्टर होते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम में कुछ करैक्टर तो है ना आयनिक, तो इसलिए आयंस बनते हैं कुछ, लेकिन कम बनते हैं। तो उसके लिए आयंस ज़्यादा बनवाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और पहली वजह क्या थी कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एल्यूमिना का, क्योंकि जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में होनी चाहिए या एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में लेंगे नहीं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में उसको ले सकते थे हम जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो। कब का समा जलन टीलेहक 50 होना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्योंकि हमें पता है जो नीचे आता है ना उसका रिडक्शन होता है। अब एक्वस लेंगे तो उसमें वाटर भी आएगा, वाटर आएगा तो हाइड्रोजन भी आयन भी आएंगे। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इसका क्या नहीं ले सकते, एक्वस नहीं ले सकते इसका हम, तो मोल्टन लेना पड़ेगा। मोल्टन लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोड हैं कार्बन के यानी कि ग्रेफाइट के वो इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम थी भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या तरीका था, एक मैं बात बताता हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में मान लो BSc 1 में होंगे, तो उस टाइम पे क्या था, नहीं जो है ना, इसका मतलब 11th की बात है शायद ये, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हम 12th में पढ़ चुके हैं ना, तो इसका मतलब इससे पहले था वो। तो किसी सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट लेना था, मेल्टिंग पॉइंट वो था 120। हमने बगैर एक्सपेरिमेंट किए बुक में से देख लिया 120 है, और हमने सोचा भाई 120 बताएंगे सर कहेंगे चीटिंग कर ली, तो हम ये कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट में 121 है। तो हमने जाके कहा सर हमने देख लिया मेल्टिंग पॉइंट और इसका ना 121 है। मारा सर ने थप्पड़ जोर के कान भी करने लग गया, बोला अच्छा मेरे को बेवकूफ़ बनाते हो, जाओ दोबारा करो एक्सपेरिमेंट करो, नकल करके आ जाते हैं ऐसे ही। फिर हमने सही एक्सपेरिमेंट किया भाई, वो जितना 120 था तो 120 जो भी आना था वो 119 आया हमारा उस टाइम पे। खैर अगली बार क्या हुआ, कोई बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका 140 था किसी और सैंपल का, तो 140 की बजाय हमने क्या किया भाई, पिछली बार ना हमने ज़्यादा बताया था और वो कम आया था, अब की बार कम बता देते हैं। तो 140 के बजाय हमने कहा दिया सर 138 आया है, 138 आया है। एक और थप्पड़ लगा भी ज़ोर से कान के ऊपर, बोला अच्छा मेरे को बेवकूफ़ समझते हो, जाओ दोबारा करो जाके। और जब 12th में पढ़ा हमने तब पता लगा कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है हमेशा, एलिवेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट 120 है तो कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह होगी ना, तो 120 से ऊपर आएगा, है ना, 120 की बजाय 121 या 120 पॉइंट समथिंग। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर कोई सॉलिड है उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई बाई चांस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और हमने दोनों एक्सपेरिमेंट में उल्टे काम किए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तो क्योंकि तुम्हारा कान भी नहीं करना चाहिए भाई। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में मैंने पढ़ा दिया आपको डिटेल में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तो इम्प्योरिटी की वजह से कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी की वजह से बढ़ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठाएंगे हम यहाँ पर।
कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था ना, तो कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी डाल देते हैं जो इसका बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज़ कर, मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज़ कर देगी। है कि समझ गए ना बात को? कोई भी इम्प्योरिटी अगर हम डालने वाले हैं तो इम्प्योरिटी डालने से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो इस काम, और दूसरी चीज़, हम ऐसा कंपाउंड भी डालेंगे जो आयनिक हो, क्योंकि जो आयनिक होगा वो आयंस ज़्यादा बनाएगा। तो ऐसा कंपाउंड हमने डाला है इसके अंदर, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर। क्रायोलाइट क्या है? Na3Al F6। ये एक तरह से डबल सोल्ट है। सोडियम का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनता है NaF, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो कितने फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा वो? 3 के साथ। तो क्या बनेगा? AlF3। तो एक तरफ तो NaF, दूसरी तरफ AlF3, और जो NaF है ना उसको 3 पार्ट ले लो, 3NaF.AlF3। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये Na3AlF6। तो ये क्या है? डबल सोल्ट है, क्रायोलाइट है। ये 3 पार्ट में NaF है, 1 पार्ट में AlF3। और मैंने बताया था एल्यूमिनियम जो है ना उसका केवल फ्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनता है, इसलिए इसके अंदर हमने क्रायोलाइट डाला है ताकि वो क्या कर ले, आयंस में जल्दी ब्रेक हो जाए। तो कंडक्टिविटी बढ़ाएगा ये। और फ्लोरोस्फर CaF2, तो ये दोनों इम्प्योरिटी होगी एक तरह से। इम्प्योरिटी हुई तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करेंगे, और क्योंकि आयनिक कंपाउंड डाल दिए तो आयंस में ब्रेक होंगे, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ा देंगे। तो प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर दिया बाय एडिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर। इससे मेल्टिंग पॉइंट भी कम आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसके लिए ना एक बार देखो, ये होल हेरल्ड प्रोसेस यूज करते, इसके अंदर प्रोसेस का नाम है इसके रिडक्शन का, होल हेरल्ड प्रोसेस। अभी वो होल हेरल्ड प्रोसेस देखो, ये कॉपी तो पिछले साल की है, और भी पहले भी बच्चों ने जो है मैं ऐसे लिखवाता था होल हेरल्ड प्रोसेस। एक बार पेपर में आ गया एक्सप्लेन होल हेरल्ड प्रोसेस, तो बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या करना है, भाई ये कौन सी आ गई। तो एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है, एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन है, वो होल हेरल्ड 2 थे ये, उन्होंने जो है ये इस सेल को कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया। अब इसमें ना ध्यान से समझो ना भाई, पहले तो कंटेनर को देख लो, क्या है कंटेनर। हमारा जो ये कंटेनर है, इसके अंदर कोटिंग है। कंटेनर हमारा स्टील का हो, इसके अंदर किसकी कोटिंग करवानी हमने? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, तो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ग्रेफाइट की कोटिंग करवा रखी है। ये ग्रेफाइट हमारा कैथोड का काम करेगा, और इसके अंदर हमने बहुत सारी रोड ग्रेफाइट की ही डिप कर रखी हैं, और उन रोड को हमने एनोड बना रखा है, यानी कि उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक बात। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर इसके, उसमें क्या है? उसमें एल्यूमिना तो था ही मोल्टन फॉर्म में, उसमें 2 चीज़ें और डाल दी हमने, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6, और फ्लोरोस्फर CaF2। तो हमारा जो कंटेनर है नीचे मेड अप ऑफ स्टील विद कोटिंग ऑफ ग्रेफाइट। तो प्रोसेस देखो क्या होगी, रिएक्शन देखो क्या होगी। सबसे पहली बात तो Na3AlF6 थोड़ा धुंधला है, ध्यान से देखो, बता देता हूँ मैं। Na3AlF6 ये जो है ब्रेक होके क्या बनाएगा?
अभी बताया था 3 पार्ट NaF और 1 पार्ट AlF3 टूट गया, डिकम्पोज हो गया क्योंकि लेवल सोल्ट था। और ये AlF3 हमें जो यहाँ से मिला है वो क्योंकि आयनिक है तो आयंस में ब्रेक होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3F नेगेटिव। अब एल्यूमिनियम आयन कैटायन बन गया भाई, ये कैटायन जो बना वो कैथोड पे जाएगा, एनायन जो बना वो एनोड पे जाएगा। तो Al3 पॉजिटिव कैथोड पे OA Rc, O का मतलब ऑक्सीडेशन, R का मतलब रिडक्शन, OA O ऑक्सीडेशन, A एनोड, Rc हाँ जी। NF मैंने दिखाया नहीं, कर लो बेशक, NF ब्रेक हो जाएगा ठीक है, Na पॉजिटिव बनेगा, F नेगेटिव आएगा। लेकिन Na में और Al में रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, तो वो एल्यूमिनियम, यस अच्छा क्वेश्चन पूछा, NF ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। लेकिन रिडक्शन किसका होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएगा, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन होगा, तो एल्यूमिनियम ही आएगा कैथोड पे तो ना। और F तो दोनों में सेम हो गया, F नेगेटिव वो तो एनोड पे जाएगा ही। तो Al3 पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बन गया कैथोड पे। अब कैथोड कहाँ है, कैथोड का तो कंटेनर है, मतलब कंटेनर के ऊपर कोटिंग कर रखी है, तो सारा का सारा ये एल्यूमिनियम नीचे डिपोजिट होता जाएगा। और ये जो आउटलेट दिखा रखा ना बराबर में, आउटलेट, ये आउटलेट एल्यूमिनियम बनता जाएगा कंटेनर के इसमें अंदर बराबर में, धीरे धीरे नीचे आता जाएगा क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से निकलने का ये जो कंटेनर में देखो ये दिखा रखा है, ये एल्यूमिनियम का दिखा रखा ना बराबर में बिल्कुल नीचे, कि यहाँ से एल्यूमिनियम निकलता जाएगा। तो वापस आ जाओ रिएक्शंस पे। अब एनोड पे क्या होगा, एनायन जाएगा, यानी कि F नेगेटिव जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, F बन गया। अब ये F क्या करेगा, अब देखो A जो क्राइलाइट है वो तो थोड़ी सी डाल रखी ना हमने, तो AlF3 भी कम बनेगा, तो उससे तो फिर रिएक्शन बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो F है ना हमारा एनोड पे बना, जो ये एल्यूमिना के साथ कंबाइन करके फर्दर एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाता रहेगा। F जो बड़ा है हमारा ये क्या करता रहेगा, Al2O3 के साथ रिएक्शन करके, यानी कि हमारा जो एल्यूमिना है उसके साथ फर्दर रिएक्शन कर करके AlF3 बनाता रहेगा। और AlF3 क्या रहेगा, हमेशा आयनिक, और वो आयन में ब्रेक होगा ही होगा। तो ये रिएक्शन में क्या बन गई, साथ में ऑक्सीजन बन गई। अब ये जो ऑक्सीजन बनी है ये हमारे लिए ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो बनी है वो एनोड पे बनी है, और एनोड और कैथोड दोनों हमारे ग्रेफाइट के हैं। कैथोड पे तो ऑक्सीजन गई नहीं, लेकिन एनोड पे तो ऑक्सीजन जाएगी क्योंकि बनी ऑक्सीजन पे है, एनोड पे है। हमारी जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे बनी है, एनोड ग्रेफाइट का है। तो ग्रेफाइट मतलब कार्बन, अब कार्बन को टेम्परेचर तो हाई पहले ही मिला हुआ था, कंबस्शन उसका इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन भी मिल गई। तो जो हमारा जो ग्रेफाइट का एनोड है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाएगा, यानी कि कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा। और हर बार जैसे ही हम जो है वो बनाते हैं एल्यूमिनियम बनाते हैं 1 किलो, तो हमारे ये मान के चलो आधा किलो जो है वो एल्यूमिनियम क्या हो जाती है, जल जाती है। तो इसलिए एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। एज एनोड गेट बर्न्ड ड्यू टू लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड, देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड टू रिप्लेस एनोड from time to time. Aluminum is obtained from the bottom of the cell as its density is higher.
अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं आपको डायग्राम में, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ना देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर बिल्कुल एक बल्ब बना रखा मैं, बल्ब। राइट हैंड साइड में तो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने एनोड के साथ जोड़ रखा है और नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रखा है कैथोड के साथ। अब दूसरी तरफ हमने बल्ब जोड़ रखा है। जब तक हमारी प्रोसेस चलती रहेगी तो हमारा करंट जो है ना वो कैसे पास होगा, है ना। करंट की डायरेक्शन अगर हम कहें तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो एनोड से वायर से होते हुए वो कैथोड, और कैथोड से फिर सॉल्यूशन से होते हुए वो एनोड, ऐसे जाएगा। एनोड से कैथोड, कैथोड से सॉल्यूशन में होते हुए फिर दोबारा से एनोड, ऐसे वो बनता है उसका सर्किट। लेकिन जब हमारे आयन कम हो जाएंगे ना सॉल्यूशन में, आयन्स कम हो गए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के बीच में से करंट पास नहीं होगा, वो पास होगा बल्ब में से। तो अगर बल्ब ज़्यादा ग्लो करने लग जाए तो समझ लो कि हमारा जो इसके अंदर हमने जो फीड कर रखा ना मटेरियल, वो हमारा कम पड़ गया, तो उसके अंदर और डाल दो। जैसे लाइट आने के बाद जनरेटर पे चला हुआ मान लो कुछ, और जैसे लाइट आ गई तो बल्ब ऑन हो जाते हैं ना, ऐसे हमारे पता लग जाता है हमें इंडिकेशन कि हाँ लाइट आ गई। ऐसे यहाँ पे बल्ब जलने का मतलब है भाई प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसके अंदर और डालो हमारा ये एल्यूमिना वगैरह और कुछ। तो ये बल्ब की इम्पोर्टेंस है, ये नीचे जो है लिखी भी हुई है, सिग्निफिकेंस ऑफ बल्ब। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब लाइट इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप है, हाँ बेटा यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे चलें? ओके। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखो जो हमारा ये था ना इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, उसमें तो हमने एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में बदला है। और रिफाइनिंग में क्या करेंगे, उसको हम प्योरीफाई करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, कॉपर का केस पढ़ा था कि थिन कॉपर प्योर कॉपर लेंगे, है ना, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर एज प्योर, और जो हमारा इम्प्योर कॉपर उसको एनोड बनाते थे हम, और मोटा लेते थे उसको हम, थिक लेते थे। थिन जो है प्योर कॉपर को क्या लेते हैं हम, मतलब कैथोड, और एनोड लेते थे हम इम्प्योर को। लेकिन यहाँ पर ना एल्यूमिनियम हमारा जो है वो मोल्टन फॉर्म में लेने वाले हम एल्यूमिनियम को। तो इसके लिए स्पेशली डिजाइंड वही है हमारा जो होलो हैरल्ड सेल था, वही इसमें वही कंटेनर हमारा स्टील का बना हुआ, सेम टू सेम वही है, उसी के अंदर ग्रेफाइट कोटिंग, ठीक है, ऊपर एनोड भी जो हमारा ग्रेफाइट का ही है। इलेक्ट्रोलाइट हम अलग लेंगे। देखो हाथ है, हम कहते हैं ना, एक तो हम कहते हैं राइट हैंड, एक कहते हैं लेफ्ट हैंड, और थोड़ा सा अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं हम, सब्बा, सब्बा हाथ, खब्बा हाथ, अब्बा एंड सब्बा जो भी है, सब्बा खैर, गाना भी है सब्बा खैर। तो सब्बा याद रख लो, सब्बा, सै से सोडियम, बै से बोरोन, आ से एल्यूमिनियम, सोडियम बोरोन एल्यूमिनियम, सब्बा, सै बै आ, सै से सोडियम, बै से बोरोन, आ से एल्यूमिनियम। इन तीनों के फ्लोराइड लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम का फ्लोराइड NaF, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है तो BF3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती है तो AlF3। तो इन तीनों का मिक्सचर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। यही क्यों लिया हमने, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बनेगी ना, इसकी डेंसिटी प्योर एल्यूमिनियम और इम्प्योर एल्यूमिनियम के बीच में होती है। देखो डायग्राम में देखो, इम्प्योर एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में ऊपर है, सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे हल्का है। बीच में हमारी इलेक्ट्रोलाइट है, और सबसे नीचे क्या है, प्योर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे थिन और थिक ना लेके हम क्या लेते हैं, सबसे नीचे थोड़ा सा एल्यूमिनियम प्योर, बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट, और सबसे ऊपर इम्प्योर एल्यूमिनियम। और बल्ब इसमें भी है भाई, कि जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमें पता लग जाएगा।
जैसे कॉपर की हमने पढ़ी थी पीछे, ऐसे ही एल्यूमिनियम की है, बस कॉपर में थिन और थिक कॉपर लिए थे हमने, बीच में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह हमने क्या लिया है, सब्बा, सोडियम बोरोन एल्यूमिनियम के फ्लोराइड। और प्योर एल्यूमिनियम नीचे लिक्विड की फॉर्म में, इम्प्योर एल्यूमिनियम लिक्विड की फॉर्म में ऊपर, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमारी इस इलेक्ट्रोलाइट की दोनों के बीच में है। अब प्रोसेस वही होगी कि एल्यूमिनियम में अगर एल्यूमिनियम से कोई ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रोलाइट में आके डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन उसका कैथोड प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वहाँ पर एल्यूमिनियम का ही होगा। एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, यानी कि कम रिएक्टिव है कोई, तो वो आयन ही नहीं बनाएगा, एनोड पे मतलब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं उसका, तो वो सॉल्यूशन में जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन देखो, एट एनोड क्या होगा, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे यही एल्यूमिनियम या जो हमने इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ले रखा था वो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बना देगा। इस तरह से धीरे 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 बॉटम में एल्यूमिनियम ज़्यादा डिपॉजिट होता जाएगा और उसको हम निकाल लेंगे। ठीक बात। तो ये हमारा देखो इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में एल स्मॉल आएगा, अभी एल। कोई भी एलिमेंट हम लिखते हैं तो पहला लेटर उसका कैपिटल होता है और दूसरा जो है वो स्मॉल। नो, और अगर कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल क्या है तो ऑक्सीजन है, और कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अर्थ पे क्या यूनिवर्स में जो है कह लें तो वो जो है ना अर्थ की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि कितने ओशियन हैं, सभी में वाटर है, ऑक्सीजन तो सभी में है, ऑक्साइड हैं, ऑक्सीजन है सभी में, एयर में भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद मोस्ट अबंडेंट मेटल कहें तो एल्यूमिनियम। तो दिस वन वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।